मैं हूं रंजीत गुप्ता और हाजिर हूं लेकर एपीसी न्यूज पर कुछ खास खबरें। कुछ खास खबरों की शुरुआत आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। देश भर में लगातार ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों के बाद अब प्रधानमंत्री ने बैठक की है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अहम बैठक आज दिल्ली में हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की और उत्तर प्रदेश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड के इंतजाम और वेंटिलेटर के इंतजाम पर समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने हालातों से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अगली खबर भी लखनऊ से ही है। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष ने कहा है कि अगर सरकार को कोविड पर नियंत्रण करना है, अगर काबू करना है, तो जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उनके माकूल इंतजाम करने होंगे। कोविड प्रबंधन को लेकर एक बड़ी रणनीति सरकार को तैयार करनी होगी। जो आकाश माथुर है एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनकी कोविड प्रबंधन में मदद ली जाए। साथ ही जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और जो पद खाली पड़े हुए हैं अस्पतालों में, उनकी तत्काल प्रभाव से उन्हें भरा जाए, वहां भर्ती की जाए। डॉक्टरों की सख्त आवश्यकता है। इस महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों का इंतजाम, उनकी भर्तियां शुरू की जाएं। और अब खबर आगरा से। आगरा से अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर है कि आगरा मोदी नगर से एक ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच चुका है। एसएन मेडिकल कॉलेज में यह टैंकर पहुंच गया है। तो आगरा जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है कि अब मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति दी जा सकेगी। आगरा में भाजपा से ताल्लुक रखने वाले विनीत अग्रवाल शारदा ने एक ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उनसे जब बातचीत की, ये बातचीत थी रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। कोविड कंट्रोल के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। उन्होंने जय प्रताप सिंह से बात करके अपने रिश्तेदार के लिए 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की थी। उन्होंने कहा यहाँ उपलब्ध नहीं है या उनकी कालाबाजारी हो रही है। इस बात पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह उखड़ गए। उन्होंने विनीत अग्रवाल शारदा से अभद्रता की है। विनीत अग्रवाल शारदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की अभद्रता की शिकायत की है। ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी। विनीत अग्रवाल शारदा का ट्वीट है ये।
तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के लोग हैं उनसे स्वास्थ्य मंत्री तमीज से पेश नहीं आते। गंभीर बात है, चिंता का विषय है। अगली खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद के जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, वहां कोविड प्रबंधन को लेकर जायजा लिया है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि कोविड प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिला चिकित्सा प्रशासन भी अपनी जो कार्रवाई है वो पूरी कर रहा है। ऑक्सीजन की जो कमी को लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, निर्बाध आपूर्ति जारी है। और जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कोविड प्रबंधन के लिए निजी अस्पतालों का सहयोग भी लिया जा रहा है। जनपद के जो भी निजी अस्पताल हैं, अच्छे अस्पताल हैं, साथ ही एफएच मेडिकल कॉलेज में कोविड के लिए वार्ड बनाया गया है। जो मेडिकल कॉलेज है उससे वेंटिलेटर शिफ्ट किए जा रहे हैं। पहले हमारी जो बातचीत है उसे सुनिए। कल मनीष असीजा जो सदर विधायक हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि फिरोजाबाद में ऑक्सीजन का उत्पादन जल्द शुरू होगा। आज जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने इसकी पुष्टि की है। अगले 3 दिन के बाद यह प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू की जा सकेगी। ये बातचीत सुनिए। और इस वक्त हमारे साथ जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर बताइए, आज आपने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन को लेकर? कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेके कि मेडिकल कॉलेज और हमारे जितने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन निर्बाध रूप से मिलते हैं, तो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ की लागत से एक ऑक्सीजनेशन प्लांट भी बन रहा है, जिसमें 2000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का ये रहेगा। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन जो लगभग 15 लाख का होना है, तो उसको निर्माण को लेकर आज स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था प्रिंसिपल सीएमएस और एक्सएमपीडब्ल्यूडी के साथ में। तो ये लगभग 3 दिन में अभी बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार से जो भी मशीनरी आनी है वो भी अपना विजिट करके आगे की कार्रवाई करके जल्दी ही एक प्लांट है इसको क्रियाशील कर देंगे। और मुझे लगता है कि इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम बात करें महानगरों की स्थिति को देखते हुए, तो जिला प्रशासन ने किस तरीके के प्रबंध किए हुए हैं बेड्स को लेकर, और जो वेंटिलेटर की समस्या आ रही है कहीं ना कहीं, हाँ जी, तो उसको लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा 172 बेड तैयार है, उसको भी हम लगभग डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेवाएं ओपीडी या और दूसरी सेवाएं जो कहीं और शिफ्ट हो सकती है जॉइंट हॉस्पिटल शिकोहाबाद में, तो उसको वहाँ शिफ्ट किया जाता है, इससे हमारे बेड भी बढ़ रहे हैं। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे कोविड का उपचार शुरू कराया जा चुका है। ट्रॉमा सेंटर, होम हॉस्पिटल, यूनिटी हॉस्पिटल, इसके अलावा एफएच मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी 100 बेड हम लोगों के तैयार हो गए हैं। और वेंटिलेटर की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हॉस्पिटल की खुद की सप्लाई है ऑक्सीजन की, और वेंटिलेटर हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेज में है, उसको भी हम लोग एफएच मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं। तो और ऑक्सीजन का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई क्राइसिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगली खबर भी फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में पंचायत चुनाव 26 अप्रैल को है। 26 अप्रैल से पहले फिरोजाबाद पुलिस लगातार कभी अवैध शराब पकड़ रही है, तो आज फिरोजाबाद पुलिस के हाथ अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री हाथ लगी है। टूंडला कोतवाली क्षेत्र में अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है टूंडा पुलिस ने। ये खबर देखिए। चलो बैठो।
बात पंचायत चुनाव की हो रही है तो पंचायत चुनाव पर आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव में बट रही शराब, निकल रही रैलियों को लेकर एसडीएम टूंडला ने एक हिदायत जारी की है प्रत्याशियों को। अगर कोई भी रैली निकालते हुए पकड़ा जाता है या फिर कुछ प्रलोभन देते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। महामारी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा। ये टूंडला की उप जिलाधिकारी डॉक्टर बुशरा बानो का ये बयान सुनिए। उन्होंने पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशियों की हरकतें हैं, जो उन्हें खबरें मिल रही हैं, उसके बाद कहा है कि अगर हमें कहीं से भी सूचना मिलती है कि आप रैली निकाल रहे हैं या कोई जलसा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस खबर को देखिए। देखिए, चुनाव चल रहा है, आचार संहिता पूरी तरह से लागू है और कोविड गाइडलाइन भी लागू है कि उन दोनों के होते हुए इस तरह का किसी भी की बड़ी रैली करना या गाड़ियां यूज़ करना उस रैली में, या सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करना या मास्क ना लगाना, ये पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह की हमें जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई वोटर्स को लुभा रहा है या किसी तरह के प्रलोभन दे के उनका कुछ काम कर रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं या शराब बांट रहे हैं, तो जहाँ से भी किसी तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो हम लोग एकदम से उसमें कार्रवाई करते हैं। साथ में हमारे अपने भी लेखपाल और जो भी राजस्व कर्मी हैं वो भी इस चीज़ में एक्टिव हैं कि किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें पूरे तरह से हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिले वैसे ही हमें इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद हम उसकी कार्रवाई करते हैं। उसमें देखिए 171 पे कार्रवाई होगी, महामारी अधिनियम 188 पे कार्रवाई होगी। उसका मतलब जितने भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कर सकते हैं उन प्रावधानों के तहत उन पे करते हैं। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में हमने ये डिसीज़न लिया है, सर का डिसीज़न है कि जब सैटरडे और संडे को लॉकडाउन हो रहा है तो साप्ताहिक बंदी अब नहीं होगी। शुक्रवार को बाज़ार खुलेगा, लेकिन जो शुक्र बाज़ार करके जो लगता है वो नहीं लगेगा कोविड गाइडलाइन के तहत। जो खुलने का इन्होंने जो निर्णय किया है बहुत बढ़िया दिया है, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे बंद है, सारा कस्टमर चल रहा है, कस्टमर काफ़ी परेशान बोल रहे हैं। और अगर ज़्यादा कर सकते हैं सुबह 10 से 5 बजे तक का कर दें, जिससे कि ना कस्टमर को परेशानी हो ना दुकानदार को। शुक्रवार बाजार खुलने से आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, क्योंकि लगातार 3 दिन लॉकडाउन हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं सभी अधिकारियों की काफ़ी प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने ये अच्छा निर्णय लिया। अगली खबर आगरा से है। आगरा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शक के आधार पर महिला के दामाद को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है महिला के गले पर चोट के निशान हैं, जांच जारी है। ये खबर देखिए, आखिर इस महिला का हत्यारा कौन है। देखिए, एक महिला रेखा अग्रवाल, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजकुमार अग्रवाल, रहने वाली है शास्त्रीपुरम, कांचीराम योजना शास्त्रीपुरम में रहती है। आज शाम को पुलिस को एक सूचना मिली कि इस महिला की जो डेड बॉडी है उसी के घर पे पड़ी हुई है। मौके पे फील्ड यूनिट, थाना पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना इसमें किया गया। इसमें जो शक जाहिर किया जा रहा था वो किसी के दामाद विनय कश्यप के ऊपर जाहिर किया जा रहा था, तो उसको अभी हिरासत में लिया है। इसमें पूछताछ की जा रही है। साथ ही में डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। आगरा के कमला नगर के जी ब्लॉक में स्थित एक केमिकल गोदाम में आग लग गई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है।
आज हमारा खास क्या है, खास कार्यक्रम यह है कि आज हमने बात की है टूंडला के विधायक प्रेमपाल धनगर से। पंचायत चुनाव को लेकर यह बातचीत हुई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरह से बूथ से बैलेट तक का प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किस तरह ग्रामीण कार्यकर्ता अपने पंचायत चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि 33 वार्ड से सजा जिला पंचायत का चुनाव है फिरोजाबाद का, और अब तक जिला पंचायत लगभग समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही है, लेकिन इस बार भाजपा पूरा तरह से कोशिश कर रही है कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष उनका हो, लिहाजा जिला पंचायत सदस्य जो हैं उन पर विधायक और सांसद पूरी तरह से गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो उनको वोट दें। इस पर प्रेमपाल धनगर क्या दावा करते हैं और किस तरह अपनी विधानसभा के 8 वार्डों में जीत का दावा कर रहे हैं, ये इंटरव्यू देखिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और स्वागत करता हूं आपका एपीसी न्यूज में। एपीसी न्यूज में आज हमारे साथ हैं एक खास शख्सियत जो कि विधायक हैं टूंडला के, श्री प्रेमपाल सिंह धनगर। प्रेमपाल धनगर से हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हम बूथ से लेकर संसद तक जो हमारी प्रक्रिया है, किस तरीके से विधायक का चयन करना है, किस तरह से सांसद का चयन करना है और जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, तो पंचायत चुनाव भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर। और बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रेमपाल सिंह धनगर। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि टूंडला ने आपको चुना विधायक के तौर पर और अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है जो टूंडला विधानसभा के 8 वार्ड हैं, उन पर क्या रणनीति है आपकी, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को, एपीसी न्यूज़ को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपने मुझे यहाँ पर अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं यहाँ पर विधायक बना एक कार्यकर्ता के रूप में, यहाँ पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद यहाँ की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है जिन्होंने मुझे यहाँ पर विधायक बनाया। विधायक बनने के बाद जो जिम्मेदारी थी मेरी, जो मैंने वायदे किए थे कि सड़कें पक्की होनी चाहिए, खारा पानी की समस्या है वह पानी मीठा मिलना चाहिए, और नियामतपुर से फतेहाबाद को जोड़ने वाला यमुना नदी का पुल है, और बहुत सारी समस्याएं ऐसी थीं जिन पर मैं गंभीरता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, अपने लेटर पैड पे लिखा, उनसे मैंने निवेदन किया। तो लगभग 70 सड़कें लेकर के गया, उनमें से लगभग 40 सड़कों का टेंडर होने जा रहा है, जो अभी आचार संहिता चल रही है उसके बाद टेंडर हो जाएगा, सड़कें वो पक्की हो जाएंगी, और बाकी बची हुई सड़कों को भी हम पक्का कराएंगे। उनसे मिलकर के कहेंगे और धनराशि हमारे विधानसभा में दी जाए जिससे ये सारी सड़कों की समस्या का समाधान हो जाए। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कह दिया कि आपकी विधानसभा में खारा पानी है, तो मुझे आश्वासन दिया, तो उन्होंने हर घर जल हर घर नल वाली व्यवस्था के तहत मुझे हर पंचायत पर एक बड़ी टंकी लगवा करके और हर घर में नल और हर घर में जल, जो मीठा जल सबको मिलेगा, वो हर गाँव में समस्या का समाधान होगा। वो भी प्रक्रिया चल रही है, जगह को चिन्हित कर रहे हैं, जगह मिल जाएगी और ये बड़ी कंपनी को ये टेंडर दे रखा है, तो ये भी पानी की समस्या का समाधान होने जा रहा है। और भी जैसे नियामतपुर से फतेहाबाद को जोड़ने वाला पुल, उसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, पैड पर लिख करके ले गया, तो वो उसका भी प्रस्ताव हो गया है, लगभग 58 करोड़ का उसका सर्वे भी हुआ और प्रस्ताव बन करके लखनऊ पहुंच गया है ईएनसी में। उसके बाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज मैंने यहाँ पर जो निषाद समाज है, जहाँ उनकी बेटियाँ पढ़ने के लिए शहर तक नहीं आ पाती, उनकी समस्या थी, तो मैंने वो विद्यालय डिग्री कॉलेज दिया है। वो भी जगह चिन्हित की जा रही है, वो जगह मिल जाएगी तो उस पर भी
काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे सियर देवी पर बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ मेरे को लगा कि पर्यटक क्षेत्र बनना चाहिए, जगह भी काफ़ी है, 24 बीघा ज़मीन है, तो वहाँ पर मैंने पर्यटक क्षेत्र के रूप में अभी 50 लाख रुपए अभी पर्यटक क्षेत्र के माध्यम से मैंने दिए हैं। उन पर काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें शौचालय और नहाने के बाथरूम अलग अलग महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए बनेंगे। एक बड़ा हॉल बनेगा अभी, और जो मेला लगता है वहाँ पर इंटरलॉकिंग होगी। बाकी फुलवारी वगैरह सारी व्यवस्था 50 लाख में हो जाएगी। और भी माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि मुझे करोड़ों रुपया दिया जाए, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बने कि यहाँ के टूंडला के शहर के लोग भी वहाँ देखने के लिए जाएं, अच्छा पर्यटक क्षेत्र बने। उसको लेकर के भी बड़ा गंभीरता मुझको है, और बाकी जो भी समस्याएं उसका समाधान करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूँ जी। जैसे पंचायत चुनावों में मेरा यहाँ पर विधायक होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरे विधानसभा में 8 वार्ड हैं, जिसमें 8 के 8 वार्ड जीत करके मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को दूं, जिससे मेरी जो विधानसभा है उसमें जीत करके जाएं, जिससे यहाँ की सारी जनता को श्रेय जाए और सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय जाए। जी, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आपके सामने एक चुनौती है, क्योंकि एसपी सिंह बघेल की विरासत कहा जाता है इसे, और एसपी सिंह बघेल का एक प्रभाव भी है कहीं ना कहीं, और क्योंकि अब वो सांसद हैं आगरा के और विधायक आप हैं, विधानसभा की विरासत आपको मिली है। यहाँ वार्ड नंबर 21 आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, वार्ड नंबर 20, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पैरेलल ऐसे लोग उतारे हुए हैं जो कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव आपके जो वोट बैंक भाजपा का माना जाता है उस पर रहेगा। और वार्ड नंबर 21 पे क्योंकि आपके बघेल समाज से ही मंजू देवी बघेल चुनाव लड़ रही हैं, क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि बघेलों को इकट्ठा रखना और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी क्योंकि कहीं ना कहीं सहन लगाएगी, और भी लोकदल है, लोकदल में जाट, क्योंकि लोकदल ने रजनी यादव को टिकट दिया है 21 नंबर पे, वहाँ जाट और यादवों का समीकरण करीब 15,000 का बनता है 21 नंबर पे, वहाँ पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चल रही है। हमारी पार्टी में सभी समाज का समावेशन है, हर समाज को टिकट दिया गया है, जाट को भी दिया गया है, निषाद को भी दिया गया है, हमारे क्या नाम है इसमें बघेल को भी दिया गया है, धनगर को भी दिया गया है, कुशवाहा को भी दिया गया है, जाटव को भी दिया गया है, हर शंखवार जी को दिया गया है। तो हर समाज को हमारी विधानसभा में जब टिकट दिया है, पूरे ज़िले में सबको दिया है टिकट, सभी समाजों को, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी समाज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हैं, तो वो टिकट देने से वो कहीं भटकेंगे नहीं। हर समाज, चाहे निषाद समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो आपका राठौर समाज हो, सविता समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, ये सारे समाज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य को ही वोट देंगे और वो भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चलती है। ऐसी पार्टी जो केंद्र और प्रदेश में सरकार जो है उसकी बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, सबको देने का काम कर रही है। उसके दरवाजे पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर हर योजनाओं को पहुँचाने का काम कर रहा है। तो सब हर समाज पार्टी के सभी जितने जिला पंचायत सदस्य खड़े हैं उनको वोट देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कहीं टिक नहीं रही है, उसमें कोई विश्वास जनता का नहीं रहा है, किसी भी समाज का विश्वास नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो मैंने सुना है कि 33 में से लगभग 22 हैं, शायद 28 टिकटें तो यादव को दी हैं, उनका कहाँ है? नहीं, आपने भी तो 60 टिकटें यादवों को दी हैं। नहीं, तो हमने सबको दिया है ना, हमने लोधी को भी दी हैं, बघेल को भी दी हैं, यादव को भी दी हैं, हमने निषाद को भी दी हैं, जाट को भी दी हैं, हमने ब्राह्मण को भी दी हैं, जाति हैं जो SC ST में भी हमने सबको दिया है। तो सबको हमने बराबर का सम्मान पार्टी में दिया है। तो उस सम्मान के तहत पार्टी सबको दे रही है। तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को 14 वार्ड आपको मैनेज करने हैं,
सॉरी 8 वार्ड है आपके, 8 वार्ड आपको मैनेज करना है। उसके बाद पार्टी ने किस तरह से और जिम्मेदारियां दी? देखिए मैं 8 वार्डों में तो मैं जा ही रहा हूँ जी, और मेरी मतलब ये बनता है, फर्ज बनता है कि मैं पूरे जिले में हर वार्ड पर जाऊं और जाऊंगा। और मुझे आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आदेशित किया मेरे को कि आप प्रेमपाल आगरा में भी जाओ, तुम्हें फतेहाबाद विधानसभा, एतमादपुर विधानसभा में लगभग 6-7 वार्डों में मैं गया। उसके बाद मुझे एटा में भेजा, एटा में सभी वार्डों में अलीगंज से लेकर के मारेरा तक में गया, सभी वार्डों में मैंने वोट मांगे, नुक्कड़ सभाएं की। उसके बाद मुझे आदेश आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने किया कि आप मैनपुरी जाइए, तो मैनपुरी में भी पूरी मैनपुरी में जितने भी वार्ड थे सभी वार्डों में मैंने नुक्कड़ सभाएं की, समाज से वोट मांगा। उसके बाद मैं अपनी विधानसभा में लग गया था। फिर एक आदेश और मिल गया उनका कि आप कासगंज जाइए। मैंने निवेदन किया उनसे कि मेरा 26 को चुनाव है, मुझे कासगंज मत भेजिए। उन्होंने कहा 26 को वहाँ पर भी चुनाव है, वहाँ आपकी मांग है तो प्रेमपाल जी आप जाइए। तो मैं कासगंज अभी जा रहा हूँ, कासगंज सभी वार्डों में जा कर के नुक्कड़ सभाएं रखूँगा और भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को सबको वोट दिलाने का काम करूँगा। फिर आकर के 2 दिन का समय मिलेगा अपनी विधानसभा में आकर के और अपने ज़िले में लगाऊँगा। तो निश्चित रूप से ये मान करके चलिए मैं सुबह से निकलता हूँ, देर रात्रि तक मैं कार्यक्रम में रहता हूँ और कार्यक्रम में रहने के बाद मैं घर पे एक दिन भी मतलब 1 घंटे भी व्यर्थ समय खराब नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़े गंभीरता से लिया है, चुनाव लड़ रही है। पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के बड़े प्रदेश स्तर तक के, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता इसमें लगे हुए हैं। हम सभी वार्डों पर जीत दर्ज कराएंगे, जीत दर्ज करा करके हर जिले में हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, जिससे एक माहौल बनेगा। 2022 में पुनः हमारी योगी जी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2022 के चुनाव की आपने बात कही है, कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव का परफॉर्मेंस है वो भी टिकट निर्धारित करेगा। तो आपकी टिकट जो है वो पंचायत चुनाव से निर्धारित होगी, लगता है आपको? आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं चुनाव का? देखिए, पार्टी ने आदेश किया था चुनाव आप यहाँ पर उपचुनाव को लड़िए, मैं लड़ा और मुझे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इतना स्नेह और प्यार दिया, मैं यहाँ पर जीता। और जीतने के बाद मैं अपने सभी जनता के खरा उतर रहा हूँ, जनता के साथ हूँ, जनता की हर समस्या का समाधान कर रहा हूँ। और हर कार्यक्रम में, चाहे पार्टी संगठन का हो, चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे विवाह, शादी विवाह, 13वीं गमी सब हो, सबके यहाँ जा रहा हूँ। अब वो तो पार्टी निर्णय करेगी किसको टिकट दिया जाएगा। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसके साथ सभी लोग होंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रेमपाल धनगर, विधायक टूंडला। अभी कुछ और बातें, कुछ और रहस्य प्रेमपाल धनगर साहब के, आखिर उनका बचपन कहाँ बीता, उनकी पैदाइश कहाँ की है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, कैसे उनका राजनीतिक प्रवेश हुआ, इन सब पर भी हम बात करेंगे अगली मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार। और चलते चलते हम आपको दिखाते हैं कुछ वायरल वीडियोस। कोई नहीं डॉक्टर है, बनाओ वीडियो। बेचारे ये लोग क्या करेंगे, कोई डॉक्टर है देखने वाला? कहाँ चले गए, सब मर गए हैं। अभी बताएंगे। ये जाएगा ग्रुप में कि यहाँ शासन प्रशासन कोई होते हुए भी कोई किसी की इलाज नहीं करा, कुत्ते के जैसे लोग मर रहे हैं। करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर, बहुत करेंगे।
स्विच ऑफ कर दिए डॉक्टर साहब ना, स्विच ऑफ देखिए, प्रशासन साहब देख लीजिए, डॉक्टर साहब स्विच ऑफ कर दिए। यहाँ कुत्ते लोग भर्ती नहीं है, यहाँ इंसान भर्ती है। किसी की माँ है, किसी का बहन है, किसी का बाप है, किसी का पति है। ऐसे किया जाता है, ऐसे इलाज होता है। प्रतापगढ़ इलाज है जो कदम कदम के राजा है। किस नाम के राजा है, किस नाम के राजा है? उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इससे ज्यादा कहीं राजा हो। किस काम के राजा हैं, किस काम के प्रशासन है, यहाँ किस काम का डॉक्टर है? बताओ, 5-5 मिनट में 20-20 लहासें निकल रही हैं, कोई डॉक्टर देखने वाला है? कहाँ है? चेंबर खाली है। वीडियो बना के ग्रुप में डालो, डालो वीडियो बना के ग्रुप में। ये साला डॉक्टर यहाँ जिसकी ड्यूटी है उसने स्विच ऑफ कर लिया है। डालो वीडियो डालो बना के ग्रुप में। मोदी सरकार को वोट देंगे, मोदी को जिताएंगे, जिताओ मोदी को। प्रशासन बेचारा यहाँ खड़ा है अकेले, ये प्रशासन जिलाएगा, ये सुई लगाएगा, ये सुई लगाएगा? ए भैया, ये सुई नहीं लगाएगा। सब लोग यहाँ मरने के लिए आए हो, यहाँ मरने को आए हो, यहाँ मरने के लिए आए हो सब लोग। कोई नहीं है। ये देखिए, एक मुर्दा पड़ा है 4 दिन से, एक मुर्दा 4 दिन से पड़ा है। बिहार का है ये, बिहार का मुर्दा, इसको कोई ले जाने वाला नहीं है। अरे कौन सा प्रशासन है? यहाँ हटाने वाला कोई नहीं है, कोई हटाने वाला है? कौन सा प्रशासन है? ये 4 दिन से पड़े हैं यहाँ पे, है? मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करें। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। अंदर नहीं रहती है सर, गाड़ी अंदर निकाल, आप देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे हो रहा है तो वो देखिए ना सर। आप देखो सर, आप खुद चल के देख सकते हैं ना सर। अंदर नहीं रहती है सर, गाड़ी अंदर निकाल, आप देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे हो रहा है तो वो देखिए ना सर। आप देखो सर, आप खुद चल के देख सकते हैं ना सर। अंदर नहीं रहती है सर, गाड़ी अंदर निकाल, आप देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे हो रहा है तो वो देखिए ना सर। आप देखो सर, आप खुद चल के देख सकते हैं ना सर।
देखिए, पिछली बार की तुलना में तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस साल की स्थिति बहुत भयावह है, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड करने का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर परिवार में एक व्यक्ति को होता है तो वो बहुत जल्दी ही सारे लोगों को ये संक्रमण हो जा रहा है। तो बहुत ही चिंता का विषय है, और जितने भी मरीज़ आजकल सिम्टम्स लेकर आ रहे हैं, ज़्यादातर को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, और इसी कारण से ऑक्सीजन की एक तरह से कमी महसूस हो रही है। ज़्यादातर मरीज़ ऑक्सीजन की कमी से ही जूझ रहे हैं, और एकमात्र अगर इलाज कहें तो ऑक्सीजन ही अभी के वक्त में है, क्योंकि ऑक्सीजन का सपोर्ट ही उन्हें, अगर थोड़े समय अगर वो ऑक्सीजन पे रह जाते हैं और उनका बॉडी अगर इम्यून सिस्टम फाइट कर पाता है तो वो उससे निकल पाते हैं। तो ऑक्सीजन ही अभी जान है, ऑक्सीजन ही दवा है, ऑक्सीजन ही सब कुछ है, और ऐसे में ऑक्सीजन की कमी बहुत ही जानलेवा साबित हो रही है। हम लोग असहाय सा महसूस कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही है, लेकिन जहाँ तक जितनी चाहिए, जितनी क्षमता होनी चाहिए, उससे काफ़ी कम अभी तक देखी जा रही है। कई डॉक्टरों ने, अस्पताल ने तो हताश होकर प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया है। तो एक तरह से ये पूरा हेल्थ सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है, जो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आएगी। मेरे विचार से तो सरकार को तुरंत इस पर एक्शन, सारे अपने काम काज छोड़कर इस तरफ ध्यान लगाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी किसी भी हालत में ना हो। बेड की कमी तो फिर भी चल जाएगी, हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं पेशेंट को जो लिटाकर कैसे भी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी को कोई भी दूर नहीं कर सकता। ये तो सरकार और जो भी इंडस्ट्री वाले हैं या जो भी बड़े फैक्ट्री वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, ये लोग ही कुछ कर सकते हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि ऑक्सीजन की पूर्ति जल्द से जल्द की जा सके, नहीं तो इस महामारी में जान और भी अधिक जाएगी। इस बार हम लोग देख रहे हैं, सभी लोग को ये जानकारी है ही कि कोरोना का संक्रमण बहुत ही भयानक रूप में है। ये जो सेकेंड वेव आया है, ये इस बार मरीज इसमें ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उन्हें हर घर में संक्रमण देखने को मिल रहा है। उन्हें सांस की तकलीफ़ स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार जो हमारे सामने जो दिक्कतें आ रही है, वो हर जगह अभाव ही अभाव दिख रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में बेडों के अभाव है। अगर किसी को बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन की अभाव है, अगर किसी को ऑक्सीजन मिल जाता है तो डॉक्टर की अभाव है, क्योंकि मरीज की अपेक्षा में डॉक्टर कम है, इसलिए डॉक्टर भी उतना उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इस बार जो हम देख रहे हैं कि चूँकि कोरोना संक्रमण हर घर में है, और मेरी जो पेशेंट्स रहते हैं वो जनरली ऑप्स के पेशेंट हैं, कहने का मतलब है प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं। तो हालांकि बहुत ही स्थिति गंभीरता वाली है, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को यही सुझाव देते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन ना खोएं, वो अपने को मेंटली स्ट्रांग बनाए रखें, स्टेबल बनाए रखें, क्योंकि इस समय कोई अगर डिप्रेशन में जाएगा तो कोरोना की लड़ाई हम हार जाएंगे। हमें बहुत ही हिम्मत से इस आपदा का सामना करना है और बहुत ही स्ट्रांग होके हमें कोरोना को हराना है। हम जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को एडवाइस देंगे कि वो ना संक्रमित अगर हैं, कोरोना के संक्रमण से अगर उनको बचना है तो वो घर ही में रहें, इधर उधर ना निकलें, घर में भी लोगों से ना मिलें, एक तरह से अपने आप को वो आइसोलेशन में रखें। बार बार जो हम लोग सब लोग जानते हैं, मास्क का प्रयोग करना, और कभी बाय द वे अगर निकलना पड़ जाता है तो डबल मास्क आजकल ज़्यादा प्रेफर हम लोग करते हैं। और हैंड वॉशिंग, हर कुछ देर पे अपने हाथों को धोना, और अपने हाथों को जैसे नाकों के पास, आँखों के पास, ये सब ले जाने से अवॉइड करना। वो चूँकि हम लोग जानते हैं कि ये नाक के रास्ते संक्रमण फैल सकता है। स्टीम इनहेलेशन लेना, स्टीम का हम लोग करें, और जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है, जो भी है, हरी साग सब्जी, फल इत्यादि का सेवन करें, और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखें। और जो कोरोना मान लीजिए संक्रमित हो गई हैं बाय द वे, उनको भी नहीं घबराना है। बहुत सारे संक्रमण तो मामूली से होते हैं, हल्के फीवर वगैरह से, और ऐसा रूप में प्रेजेंट करते हैं। थोड़े बहुत फीवर आ गया, थोड़ा वॉमिटिंग हो गया, थोड़ा देह हाथ में दर्द, और ऐसे लेके थोड़ी खांसी, ऐसे लेके भी प्रेजेंट करते हैं। सभी मरीज़ सीरियस नहीं हो जाते हैं, इसलिए ऐसे में अपने तनाव को कम रखें। बहुत सारे कोविड हॉस्पिटल्स भी सरकार ने अरेंज कर दी है, जहाँ डिलीवरी एक प्रोटोकॉल के तहत हो जाती है कोरोना पेशेंट्स की। और हाँ, शिशु को आइसोलेशन में रखना होता है,
कोविड जो मदर है उनसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखना है। और ऐसे में फैमिली वाले लोग का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो एक उनका मनोबल ऊंचा किए रखें, चाहे वो कोरोना संक्रमित हो या नहीं संक्रमित हो। ये सभी मैसेज मेरा परिवार वालों लोगों के लिए स्पेशली है कि जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, चाहे वो संक्रमित हों या संक्रमित ना हों, उनका मनोबल ऊंचा रखें ताकि वो डिप्रेशन में ना जाएं और अपने होने वाले शिशु का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इसमें 2 लोगों की जान होती है, जच्चा और बच्चा की, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती है। धन्यवाद। पिछले साल की अपेक्षा कर इस बार का जो सेकेंड वेव कोरोना महामारी का है बहुत ही ज़्यादा भयावह है। हमारे पास में 50 से 60 पेशेंट डेली ओपीडी में देख रहे हैं, जिसमें से 20 से 25 पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कोविड के सिम्टम्स रहते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या बेड की है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। सुबह से शाम तक हम लोग सिर्फ बेड और ऑक्सीजन के मैनेजमेंट को ही देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही विषम परिस्थिति बन गई है। इस भयावह स्थिति के लिए ना तो स्वास्थ्य विभाग ही तैयार था, ना जो है प्राइवेट हॉस्पिटल तैयार थे, क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी जो है 10 की थी वो इस समय 50 की हो गई है, इसलिए स्थिति खराब है। इसलिए मेरा लोगों से आग्रह यही है कि अगर उनका सेचुरेशंस 90, 92, 93 के आसपास है तो वो डॉक्टर्स की सलाह लेकर के घर पे ही होम क्वारंटाइन हो करके इलाज कराएं, जिससे कि हॉस्पिटलों की स्थिति में ज़्यादा समस्या नहीं पैदा हो और जो नीडी पेशेंट है उसको बेड अवेलेबल हो सके, उसको ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके। क्योंकि इस स्थिति में अगर सारे लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ेंगे तो सारी व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य विभाग की चरमरा जाएंगी और स्थिति बहुत ही विषम बन जाएगी। इसलिए और कम से कम घर से निकलें, जितना ज़रूरी हो उतना ही घर से निकलें। ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद है, थाना टूंडला में। वहाँ एक प्रधान प्रत्याशी पूरा जुलूस के रूप में निकल रहे थे, पैदल निकल रहे थे। उनके खिलाफ मौके पर उनको पकड़ के ग्राम प्रधान का पति है भूरी सिंह, उसको थाने लेके गए हैं। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ कोविड का उल्लंघन और आचार संहिता का उल्लंघन मुकदमा कायम करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सर कितने लोग जुलूस में शामिल रहे होंगे? उसमें 30-40 लोग थे गांव के, लोकल गांव में निकाले थे, लेकिन वो अलाउ नहीं है। उनके पास कोई परमिशन मांगी गई, वो कोई परमिशन नहीं दिखा पाए, इसलिए उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी किसी गांव में ग्राम पंचायत में बिना अनुमति के ऐसा काम करेगा उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। एपीसी न्यूज़ की मुहिम स्वच्छ टूंडला पे हमने एक अभियान चलाया था कि किस तरह से टीटीजेड और एनजीटी की जो गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ा रही है नगर पालिका। मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीरें। ये टूंडला का अनवारा स्थित डंपिंग ग्राउंड है। हम इस वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये डंपिंग ग्राउंड है टूंडला नगर पालिका परिषद का, यानी जो शहर का कचरा है, कूड़ा है, उसको यहाँ डंप करना है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। सबसे पहले तो एनजीटी की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन, कूड़े में आग लगाना। यहाँ से आगरा महज 15 से 20 किलोमीटर दूर बाई एयर अगर हम ताजमहल की बात करें तो वो 10 से 12 किलोमीटर होगा, क्योंकि हम यमुना किनारे खड़े हुए हैं और यहाँ जो नगर पालिका परिषद का कचरा है वो यहाँ आता है। आप देख सकते हैं, अगर बात करें टूंडला नगर पालिका परिषद जो दावा करती है कि वो अपना जो कचरा है वो डंपिंग ग्राउंड में भेज रही है, तो मैं दिखा दूं आपको। यहाँ पूरा डंपिंग ग्राउंड आपका खाली पड़ा हुआ है नगर पालिका परिषद टूंडला का यहाँ पर। और यहाँ जो कचरा है वो यदा कदा ही आता है और यहाँ पर कचरे में आग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं पूरी साइट पे जो जिस हिसाब से कचरा होना चाहिए, क्योंकि हमने एक मुद्दा उठाया था किस तरह से जो नगर पालिका परिषद है वो एटा रोड पर करीब टूंडला से 6 किलोमीटर दूर जो रोड साइड है उनका फिलिंग कर रही है और वहाँ पे आग लगा देती है। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अनवारा डंपिंग ग्राउंड की, जहाँ पे कचरा नहीं आ रहा है अभी भी। और ये जो आधी अधूरी डंपिंग साइट बनी हुई है नगर पालिका परिषद की, ये साफ दर्शाती है
कि टूंडला नगर पालिका परिषद स्वच्छ भारत अभियान की हवा निकालने में लगी हुई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वो गाइडलाइन जो ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए जारी की गई हैं, कचरे में आग लगाने की तस्वीरें यहाँ साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से डंपिंग ग्राउंड में भी कचरा जहाँ अलग अलग किया जाता है उसकी जगह यहाँ आग के हवाले कर दिया गया है कचरा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही टूंडला नगर पालिका परिषद की लगातार जारी है। जिलाधिकारी के नोटिस के बाद भी टूंडला नगर पालिका परिषद अपने अड़ियल रवैये पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रंजीत गुप्ता, APC न्यूज़, अनवारा, फिरोजाबाद। जैसा कि आपको मालूम है कि IPL चल रहा है। जनपद कासन के थाना कासन के अंतर्गत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए सट्टे के खिलाफ अभियान के अंतर्गत गली 17 बैंड है जयराम मोहल्ले के अंतर्गत यहाँ पे सूचना मिली थी और मुखबिर के माध्यम से हमारे थाना प्रभारी कासगंज और SOG टीम के संयुक्त अभियान के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके अंतर्गत 2 लोग आशु गुप्ता और आकाश 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इन दोनों के पास एक लैपटॉप, 4 रजिस्टर और 19,500 रुपये बरामद हुए हैं और कोई लिखा पढ़ी कथा में देखा गया कि व्यापक रूप से सट्टा चला रहे थे IPL मैच के दौरान और उन्हीं के खिलाफ 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कई ऐसे सट्टेबाज जिनके अभी तक बड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो खुलेआम नहीं, यदि ऐसा कोई सूचना मिलती है, ऐसा कोई प्रकाश में आता है तो उसके खिलाफ तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप सबको विदित है कि 26 अप्रैल को हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होना है, तो उसी के क्रम में हम लोग संवेदनशील जो बूथ हैं, जो मतदान केंद्र हैं, उनके आधार पर काफ़ी फ्लैग मार्च कर रहे हैं पुलिस टीम के साथ। PAC है हमारे साथ, काफ़ी गांव हम लोगों ने भ्रमण कर लिया है। स्ट्रीट हीटर्स के घर पे जा रहे हैं और उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी वो गलत कार्य ना करें। साथ ही जो भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा भी लिखाते जा रहे हैं। बैनर पोस्टर वगैरह जो लगे हैं उनको फाड़ रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग 26 तारीख की तैयारी कर रहे हैं जिससे हम शांतिपूर्ण चुनाव करवा सकें। कोरोना महामारी को लेकर क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है चुनाव की दृष्टि से? जितना भी कोरोना की गाइडलाइन है, कोविड गाइडलाइन, उसको फॉलो करके ही लोगों को वोट करना है। उन्हें मास्क पहने रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें अपनाना है। सैनिटाइजेशन का भी हम लोग व्यापक प्रोग्राम चला रहे हैं और सारे बूथ से उनको सैनिटाइज करवा रहे हैं। साथ ही किसी भी तरह की अगर जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं उनमें कोई दिक्कत है तो उसको भी चेक करके उसको भी करवा रहे हैं। घटना ये थी, डंपर वाले ने पहले एक साइड की 2 गाड़ी बचाई थी, उसको क्रॉसिंग नहीं मिली तो साइड बचा के दूसरी साइड आ गया। फिर उसने अपनी सीट हटाई है। सीट हटाने के वक्त ये गाड़ी आ गई ढलान पे, उधर से आ रही थी बस, तो बस वाला तो साइड में था अपने डंपर वाले की तरफ, वो बस वाले की तरफ पहुँच गया। तो हमने बोला ये क्या कर रही है सर, देखो देखो देखो। जब उसने डंपर वाले ने जब गाड़ी ऐसी मोड़ी है तब उस तरफ से बस का भी उधर ही मुँह हो गया। अगर बस को डंपर वाला अगर साइड ले लेता तो बच जाते सब। आप डंपर में बैठे थे? हाँ जी, सरिया लेके जा रहे थे कैंप से बलावन थाने के। क्या कर कनेक्टर हो आप? हाँ जी। कनेक्टर हो उसमें? नहीं, कनेक्टर नहीं, तो सरिया लेके जा रहे थे ट्रक में। हाँ, उसमें बैठे थे मैं, ठेकेदार और मेरे एक ठेकेदार के गाँव का लड़का है। क्या लोग घायल हुए थे तुम्हारे साथ? हम 3 घायल हुए। 3 घायल हुए हो? हाँ जी, हमारा ठेकेदार घायल ज़्यादा हुआ। उसके बाद बस में भी चोट आई है लोगों के? हाँ, बस पलट गई। बस पलट गई है? हाँ जी। अरे ले दो मैं 4 बजे ना पूरी बार यार। अरे काय बात है भौजी आज अरे मैं तो ले ले तू ये एकदम बोल दूं ओए
ना पूरा हाँ एपीसी न्यूज़ की खबरें आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा ज़रूर। हमारा ईमेल आईडी है agendapost17@gmail.com। आप हमें अब केबल नेटवर्क पर भी देख सकते हैं, UV7 स्टार केबल नेटवर्क पर हम चैनल नंबर 1004 पर हैं। साथ ही हम नेट विजन के चैनल नंबर 360 पर भी उपलब्ध हैं। हमें आप YouTube पर भी सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करिए फेसबुक पेज पर। हमारी खबरों को लगातार देखते रहिए और हमसे अपडेट लेते रहिए। और अगर आपकी कोई भी खबर है या समस्या है, आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और 7088889777 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। रिप्ले विद रंजीत में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो जन सेवा से जुड़ी हुई शख्सियत हैं। एक अधिकारी बतौर लोगों की सेवा किस तरह से की जाती है, अगर वाकई एक लोक सेवक की तरह न्याय करना है तो किस तरह से किया जाता है और किस तरीके से लोक नीति और लोक मंगल की बात होती है। हम स्वागत करते हैं रिप्ले विद रंजीत में कुलकमल यादव का, जो कि अधिशासी अधिकारी हैं नगर पंचायत के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हम कुलकमल यादव के बारे में परिचय जानना चाहें तो कुलकमल यादव का बचपन और बर्थ प्लेस कौन सा है और बचपन कहाँ बीता, उसके बाद शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? रंजीत, मेरा बर्थ प्लेस घाटमपुर है, कानपुर नगर में एक तहसील है, नगर पालिका भी है। मैं अध्यापक पुत्र हूँ और वहीं पिताजी की ही देखरेख में मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद सरकारी स्कूल में ही मेरी इंटर तक मैंने पढ़ाई की, पूरी की। और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। 20 साल भारतीय वायुसेना को देने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और बतौर अधिशासी अधिकारी जी मेरी पहली पोस्टिंग नगर पंचायत भरगैन हुई। मैं मानता हूं कि जिस तरह से जो है एक सेना के जवान की ज़रूरत बॉर्डर पे होती है जी, या देश की सेवा के लिए होती है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की ये भावना होनी चाहिए कि हम अपनी देश की सेवा कैसे करें, उसी सैनिक की तरह। चूँकि हमारे अंदर सैनिक का जज्बा था, मैंने नगर पंचायत भरगैन आने के बाद और नगर पंचायत अध्यक्ष के कोऑपरेटिव स्वभाव के कारण यहाँ पे कुछ नवीन चीज़ें करनी चाहिए, जिसमें हमें उनका भरपूर सहयोग मिला। मुझे कहने में बहुत गर्व है कि मेरे हर कदम पे जिला प्रशासन ने मेरा बहुत साथ दिया है। जिला प्रशासन ने इस तरह मुझे एक तरह से प्रमोट किया है जी, अच्छे कार्य करने के लिए। मेरी मतलब हर जगह शाबाशी करी है।
जिससे कि मैं अपने उन कार्यों को, जिन दायित्वों को मुझे पूरा करना चाहिए था, उन दायित्वों को पूरा करने पे मैं सक्षम हो पाया हूँ और वो निर्वहन कर रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जिस तरह से सर्विसेज में लोग आते हैं, कई लोग अपना बस समय पास करना चाहते हैं, लेकिन उसके इतर कुलकमल यादव को जब देखते हैं, क्योंकि अगर हम लोकल बॉडीज़ की बात करें, निकाय की बात करें, तो कई अधिशासी अधिकारी आए और चले गए और कई अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन एक सृजन करने की जो क्षमता है, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, वो क्रिएटिविटी कहाँ से आती है और किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आते हैं कि इम्प्लीमेंट भी होता है और फिर उसका रिजल्ट भी सामने रखा होता है। अगर हम बात करें भरगैन की, तो एक सबसे बड़ी गौशाला, सबसे आदर्श गौशाला भरगैन में बनती है। एक वर्मी कंपोस्ट का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसको जैविक खाद कहा जाता है, और केंचुए से वो खाद बनाई जा रही है। गाय के गोबर का इस्तेमाल कैसे करना है, इतना सारा सब कुछ कैसे मंथन करते हैं और फिर उसको बिल्कुल सकारात्मक रूप में उतारते हैं। सृजन की क्षमता का तो जो स्रोत हैं वो आप लोग हैं। आप लोगों के द्वारा मिली हुई जानकारी, छोटी छोटी जानकारियों को इकट्ठा करता हूँ। मैं गौशाला को डेवलपमेंट, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तब आधी गौशाला हमारी बन पाई थी जी। जब बन रही थी हमारे दिमाग में ये चीज़ें थी कि हमारी गौशाला इस तरह की गौशाला हो कि उसका नाम जनपद में हो, मंडल में हो और फिर राज्य स्तर पर हो। इसके लिए मैंने ये कोशिश की, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी तैयारी की कि हमें पहले अपनी गौशाला को बनाना कैसे है, उसका निर्माण कैसे करना है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि एक मतलब ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट चला है। मेरी गौशाला ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में बिल्कुल तैयार है। जो हम सोलर पावर से ही अपनी गौशाला की सारी जो बिजली का मतलब जो है उत्पादन हो रहा है, सोलर से हो रहा है और उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 सेट बने हुए हैं। एक मतलब जो है 2 काउट सेट्स हैं जिसमें बच्चों के लिए हैं, जो गोवंश जो है जन्मने के कगार पर होता है उसके लिए है। इन सबको डेवलप करने पे एक धारणा ये थी कि जो भी निराश्रित गोवंश हैं, जो भी निराश्रित जो है क्या नाम करके छोड़ दिए जा रहे हैं, उनको हम एक अच्छा शेल्टर दे पाएँ। सरकार की भी यही मंशा है कि जो गोवंश निराश्रित घूम रहे हैं उनको एक अच्छा शेल्टर मिल जाए। डेवलप करने के पीछे हमारा ये था कि हमारी जो गौशाला में हरियाली खूब रहे जी, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें खूब रहें। इन सब चीज़ों में छोटी छोटी जो चीज़ें थीं, इसमें मुझे अपर जिलाधिकारी सर का, श्री योगेंद्र कुमार सर का बहुत सहयोग मिला। उन्होंने मुझे कई सारी नवीन चीज़ें करने के लिए प्रेरित किया और उन प्रेरणाओं से मैं वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ को सोच पाया। मैंने सोचा तो सर ने जो है कुछ चीज़ें और सुझाई कि आपको किन किन लोगों से मिलना है, जहाँ से आपको केचुए मिल जाएं, वर्मी मिल जाएं, उनको आप जो है वो करें। जब ये पूरी एक हमने मतलब एक अपनी यूनिट तैयार कर ली, उस यूनिट को हमने तैयार करने के बाद फिर हमने जिलाधिकारी सर को जो है वो दिखाई। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और इसी का परिणाम ये था कि पिछले महीने जब कमिश्नर सर का जो है दौरा था, जो कि हमारे नोडल अधिकारी भी हैं जनपद कासगंज के, उन्होंने हमें अपना महती समय दिया। रात्रि के लगभग 9 बजे वो हमारी गौशाला को देखने आए और उन्होंने भी मतलब गौशाला की भूरी प्रशंसा की और आगे इसी तरह के कार्य की प्रेरणा के लिए हमें वो किया। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इस तरह की चीज़ें डेवलप करना चाहता हूं कि हमारे नगर में जब कोई प्रवेश करे तो आपने अक्सर जो है ये महसूस किया होगा कि जब भी प्रवेश करते हैं तो दोनों तरफ कूड़े का अंबार लगा रहता है। मेरी प्राथमिकता ये है कि वो कूड़ा मतलब जो है ना, जो पहले लग चुका है उसको किसी तरह से जो है कंपोस्ट में बदल के वहाँ पे हरियाली लाई जाए और अब नवीन मतलब कूड़ा ना पड़े। वैसे भी हमारे यहाँ MRF प्रोजेक्ट आ चुका है जिसका हम बहुत जल्दी जो है क्रियान्वित करने वाले हैं। जैसे ही MRF होगा तो हम गीला और सूखे का दोनों सेग्रीगेशन करना शुरू कर देंगे और जैसे ही सेग्रीगेशन करना शुरू कर देंगे तो हम समझ रहे हैं कि हमारे पंचायत और भी अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएगी। मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि अगर हम देखते हैं एक निकाय में अधिशासी अधिकारी की भूमिका सिर्फ नगर के जल और स्वच्छता तक सीमित रहती है, लेकिन क्या आप जब कभी नगर पंचायत अध्यक्ष के सामने ऐसे प्रस्ताव रखते हो कि साहब हम अपने यहाँ वर्मी कंपोस्ट जैसा कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं या गौशाला लेके आ रहे हैं, तब क्या कोई दुविधा या कोई परेशानी या कठिनाई सामना करना पड़ता है कि सामने परेशानियाँ आती हैं? क्योंकि एक अधिशासी अधिकारी बतौर
तो सड़क, पानी और स्वच्छता पर ज़्यादा जोर होता है? मेरा मानना है कि नगर निकाय चूँकि प्राथमिक स्तर की ये विधायिका और कार्यपालिका है जी, और इसमें ये एक मतलब गाड़ी दो पहियों पे चलने वाली है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष और शासी अधिकारी की दोनों की भूमिका इक्वली मतलब बराबर होता है और दोनों कलेक्टिवली ही शहर का विकास कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं नगर पंचायत भरगैन में जब से आया हूं और जब भी मैंने इस तरह की कोई नवीन चीज़ रखने की कोशिश की है, हमें पंचायत अध्यक्ष महोदय का बहुत ही सकारात्मक सहयोग मिला है किसी भी कार्य को करने को। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जब मैं यही वर्मी कंपोस्ट के लिए बात कर रहा था कि कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, और गायों के रख रखाव के लिए जब पैसे नहीं आ रहे थे शुरू में, जो है जब शासन द्वारा पैसे रिलीज नहीं हुए थे, तब भी उन्होंने हमारी इतनी मदद की कि यूँ साहब आप जो भी मतलब जो है ना गौवंश को संरक्षित करने के लिए और भी इस तरह की जो भी नवीन चीज़ें हैं, आपको हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और हमें इस तरह का कोई भी असहयोग की भावना अभी तक नहीं मिली है अभी तक। और मुझे लगता है कि जब तक कार्य करने की आपके अंदर क्षमता है और सृजनता है तो आप लोगों को मना लेते हैं, और बस इसी दोनों मतलब जो है ना शब्दों पे मैं अपनी नगर पंचायत को चला रहा हूँ। और क्योंकि आपने वर्मी कंपोस्ट का प्रेजेंटेशन वहाँ शासन स्तर पर भी दिया हुआ है, आपको बंगलुरु में अभी आपका एक प्रशिक्षण हुआ है, दोनों के बारे में बताइए, क्या क्या रहा वहाँ पर जब आप प्रेजेंटेशन देने गए, तो क्या कहा लोगों ने, और वर्मी कंपोस्ट का जो आपका आइडिया था उसको कैसे ट्रीट किया? एक्चुअली में जब हमारे शासी अधिकारियों का प्रशिक्षण हो रहा था तो हम लोगों को प्रशिक्षण के दौरान पालमपुर हिमाचल प्रदेश भेजा गया जी। मैंने जब वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखी कि वही सारी चीज़ हम लोग करते हैं अपने लेवल पे, अपने निकाय के लेवल पे करते हैं, तो हम लोगों को सीखने के लिए दूसरी जगह क्यों जाना पड़ रहा है जी। मैंने जो चीज़ें वहाँ पे सीखी थी वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जी। मैंने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने जैसा कि मैं आप बता रहे हैं, मैंने एक पूरी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट यहाँ पे लगाई। यूनिट लगा के पहले मैंने जिला लेवल पे, फिर कमिश्नर लेवल पे उस चीज़ को प्रेजेंट किया, फिर निदेशालय में जब नए प्रशिक्षु ईओज़ आए तो उनके लिए डायरेक्टर नगर निकाय ने मुझसे कहा कि आप अपने यहाँ का प्रेजेंटेशन देंगे। तो वो प्रेजेंटेशन जब हमने दिया वहाँ पे, और मैंने उनसे आग्रह किया कि मैम आप मेरी नगर पंचायत आइए, मेरी नगर पंचायत देखिए, जो हम बाहर सीखने जाते हैं कि हम अपने यहाँ वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो क्या बेहतरी के लिए कर सकते हैं। मुझे आशा है कि कभी न कभी डायरेक्टरेट इस चीज़ पे जो है हमें फोकस करेगा, और हमारे यहाँ भी जो प्रशिक्षु ईओ हैं वो देखने आएंगे कि हम अपने नगर को डेवलप कैसे कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है, 2019 अब इसके बाद बतौर अधिशासी अधिकारी आपके पास अब नगर पंचायत भरगैन के अलावा नगर पालिका सोरों भी है, जो कि अपने आप में एक तीर्थ स्थल है। क्या उम्मीद कर सकते हैं सोरों के लोग, क्योंकि इतने क्रिएटिव अधिशासी अधिकारी के तौर पर आपको वहाँ कार्यभार दिया गया है, क्योंकि तीर्थ नगरी हमेशा से उस अट्रैक्शन के लिए आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोहताज सी है कि उसको एक वो अट्रैक्शन मिले जो पूरे देश और दुनिया में सोरों का नाम, क्योंकि सूकर क्षेत्र अपने आप में एक पुराण है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। रंजीत जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन का, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं सोरों नगर पालिका जो पर्यटन स्थल भी है उसका जो है विकास कर पाऊँ, या उस क्षेत्र पे कुछ सोच भी पाऊँ। अभी पिछले 25 दिसंबर को ही मैंने सोरों का चार्ज लिया है। मैं वहाँ की चीज़ें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और बहुत जल्दी वहाँ पे मैं क्या नवीन कर सकता हूँ, क्या अच्छी चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि ये पर्यटन नगरी है, महात्मा तुलसीदास की कर्मभूमि जन्मभूमि भी बोली जाती है। वहाँ ऐसा मतलब सुना जाता है, ऐसा सुना है कि जो अपना महापुराण है रामायण, रामचरितमानस की मतलब जो है ना जो रचना है वो सोरों पे ही क्या नाम तुलसीदास जी ने की है। मेरा ये रहेगा कि जो सूकर क्षेत्र है,
सबसे पहले तो ये चूँकि पर्यटन नगरी है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत रहती है यहाँ पे। लगभग 27-28 हज़ार की हमारी पॉपुलेशन है। इसके बाद हमारे नगर में लगभग 27-28 हज़ार डेली का पॉपुलेशन, मतलब फ्लोटिंग पॉपुलेशन बना रहता है। उसके कारण साफ़ सफाई और अन्य चीज़ों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम नगर को साफ़ कैसे रखें। दूसरा, आपने हर की पौड़ी देखी होगी जहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं, उस स्नान को हमें सुंदर बनाना है। अभी हमें कुछ पत्रकार बंधुओं के द्वारा ये चीज़ मेरे समझ आई हुई है कि वहाँ पे मतलब कपड़े चेंज करने के लिए कोई स्थल नहीं है। तो मेरा पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं महिलाओं के लिए, जो महिलाएं आती हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ से, उनके कपड़े बदलने के स्थान को हम कैसे वहाँ पे बना पाएँ। और मेरा ये है कि मैं चारों तरफ पहले ये व्यवस्था कर लूँ कि उनके चेंज ओवर मतलब रूम्स बना लूँ। दूसरा, जो आपने देखा होगा जहाँ वाराह भगवान की मूर्ति लगी हुई है, वाराह भगवान की मूर्ति के पीछे गांधी मूर्ति है। गांधी मूर्ति को विशेष रूप से मुझे डेवलप करना है, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है, अट्रैक्शन पॉइंट है। मैं आपको एक शब्द देना चाहता हूँ कि मैंने जिलाधिकारी सर को जो है ये मतलब आश्वासन दिया हुआ है कि मैं इस जगह को सेल्फी पॉइंट बना दूँगा, ताकि जब कोई लोग हमारे शोरों पे इंटर करें, मतलब और नगरी को देखना चाहें, तो वहाँ की क्या याद ले जाना चाहते हैं वो उस सेल्फी पे अपने जो है कवर करें। तो मेरा मेन ये रहेगा, और वो होगी तब जब लोगों की नज़रों पे वो स्थान इस तरह का होगा कि वहाँ पे फ़ोटो खींची जा सके। तो मैं उस चीज़ को मैंने सर को आश्वासन दिया है और मैं उसमें मतलब जो है ना खरा उतर पाऊँगा, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड को डेवलप करना, वहाँ पे कुछ एक पानी के स्रोत हैं, तालाब वगैरह हैं, उनको डेवलप करना। जो चूँकि सोरो काफ़ी बड़े एरिया पे है, उसके 2 वार्ड गंगा घाट के पास हैं, एकदम 6 किलोमीटर दूर हैं, उनका कैसे हम मतलब उनकी नगर पालिका के साथ उनको कैसे जेल करें, क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं, शहर से हट के काफ़ी दूर हैं। तो उनको उनकी भी सारी सुविधाएं मिले, फैसिलिटी मिले, उनको कभी ये फील ना हो कि हम इतनी दूर अपनी नगर पालिका से हैं तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है क्या, इस तरह की कोई चीज़ें ना आए। इस पर मेरा फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कासगंज के कमाल के अधिशासी अधिकारी कुलकमल यादव साहब, जो समझते हैं गंगा को, क्योंकि घाटमपुर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो सोरों में गंगा है उसका भी विकास हो और सोरों को एक नई दशा और दिशा मिले। साथ ही क्योंकि भरगैन की हम बात करते हैं तो भृगु ऋषि का आश्रम और उन्हीं के नाम पर इस भरगैन का नाम है। तो ये थे हमारे साथ कुलकमल यादव साहब, जो बता रहे थे कैसे कैसे विकास की नई नई इबारत और नई नई योजनाएं वो कोशिश करते हैं कि ज़मीन पर लाई जाएं। रिप्ले विद रंजीत में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ग्राम पंचायत रूदो मुस्तकिल की समस्त सम्मानित जनता से मैं अपील करता हूं कि मुझे अपना अमूल मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बना सके, जिससे मैं आपके बीच सेवा कर सकूं। जी, जैसा कि अभी ग्राम पंचायत रूदो मुश्किल से चुनावी मैदान में मेरी माताजी श्रीमती मीरा देवी बघेल प्रत्याशी हैं, और मैं जनता से अपील करता हूं, ग्राम पंचायत रूदो मुश्किल की समस्त क्षेत्रीय और सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। हमारी जीत आपकी संपूर्ण जीत होगी। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा विकासी मुद्दा रहेगा। अम्बेडकर पार्क की जो व्यवस्था है बरसों से खराब चली आ रही है। मैं देखता हूं, मैंने जब से सोच संभाली है अम्बेडकर पार्क हमारे गांव का देखते हूं, मैं और गांवों में अम्बेडकर पार्क की व्यवस्था इतनी बढ़िया रहती है जो कि देखने में लोगों को अच्छा लगता है। हमारा पार्क ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल बुरी स्थिति में, उसे विकास कराना, पूरी तरह हरा भरा करना इस पंचवर्षीय योजना का मेरा मेन काम रहेगा। निधि का सदुपयोग करना, प्राथमिक विद्यालय बच्चों की उपस्थिति कराना अनिवार्य होगा। विकास समिति के माध्यम से गांव की गलियां, खरंजे, नाली उनको दुरुस्त कराना, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति कराना, और ये गांव में गरीब परिवार हैं उन्हें आवास मुहैया कराना, गांव में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लाइटों को लगवाना, वाईफाई जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उनके लिए वाईफाई उपस्थित कराना, और अम्बेडकर पार्क का विकास कराना, ये मेरे मेन काम होंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इन्हें बिना भेदभाव के बंधवाना,
ये मेरे मेन काम रहेंगे, जिससे गांव में कोई ये ना लगे कि आज मेरे गो वृद्धा है, परेशान है, जिससे सुविधाएं रहेंगी उनके लिए, बुढ़ापे की एक सुविधा बन जाएगी, आजीविका बन जाएगी उनकी। और इसी बात को लेकर मैं गांव की जनता से अपील करता हूं कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाने की कृपा करें और अब अपना कीमती वोट देकर सत्येंद्र चौधरी को किताब पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। मैं अंबिका प्रसाद लोधी अपने ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं कि एक बार सेवा का मौका दें। मेरा चुनाव चिन्ह कार है, कार पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं, जिससे कि मैं आपका सेवक बनकर आपके दुख दर्द में काम आऊं और मेरी जीत आप सब भाइयों की जीत होगी, मेरी पंचायत की जीत होगी। मेरी जनता से यही अपील है कि पहले उन्होंने 5 साल पहले मुझे जो आशीर्वाद दिया था, और अगर मेरा न्याय चरित्र सही है तो मैं यानी जनता को बार बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज भी मुझे सहयोग कर रही है। और उनसे बात बस यही है कि अगर मेरा न्याय चरित्र अच्छा है या समाज में मैं अपना अच्छा कर सकता हूं, अच्छा बोल सकता हूं, अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, तो पुनः मुझे यानी आशीर्वाद दें।